नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की 15 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 87 के बारे में। यह वर्कशीट लोकतांत्रिक राजनीति की पाठ्यपुस्तक के चौथे अध्याय संस्थाओं का कामकाज से ली गई है और इसमें नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 87 का अध्ययन, जो कि 15 फरवरी की है। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं हैं। 3 संस्थाएं हैं जो कि केंद्रीय स्तर पर नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहली है विधायिका, जिसे विधान पालिका भी कहा जाता है, ये कानूनों को बनाने वाली संस्था है। दूसरे है कार्यपालिका, जो कानूनों का पालन करवाने वाली संस्था है। और तीसरी है न्यायपालिका, कानूनों को सही समीक्षा करने वाली संस्था है। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, अर्थात हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर यानी टैक्स इकट्ठा करके सेना, पुलिस तथा विकास कार्यों पर खर्च करती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सके। इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारियों में राष्ट्रपति, जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, प्रधानमंत्री सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। संसद, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। लोकसभा बनाम राज्यसभा, हमारे संविधान में राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। आइए देखें कैसे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। पैसे के मामलों में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। यदि लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य यह कह दे कि उनको मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा, जबकि राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी जिसमें हमने संस्थाओं का अध्ययन किया। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं उनका जवाब हमें जानना है। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है कि केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताइए। और इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि केंद्र सरकार से अभिप्राय उस सरकार से है जो देश का शासन चलाने के लिए गठित की जाती है। इसकी संस्थाएं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। अर्थात पूरे देश का शासन चलाने के लिए जो सरकार गठित की जाती है उसको केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। और भारत में इसमें विधानपालिका अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल है। दूसरा सवाल है कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, और इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि देश का शासन चलाने के लिए कानूनों को बनाने, उन्हें लागू करने तथा उन कानूनों को ना मानने वालों को दंडित करने के लिए हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। तीसरा सवाल है कि राजनीतिक संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाते हैं, और इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख लोगों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा शामिल होते हैं। अगला सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है, इस प्रकार है कि लोकसभा तथा राज्यसभा में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। और इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि हम एक बॉक्स बना सकते हैं जिसको 2 भागों में हमें डिवाइड करना है, एक में लोकसभा और दूसरे में राज्यसभा लिखना है। पहला है अस्थाई सदन, जो कि लोकसभा के बारे में है। प्यारे बच्चों, लोकसभा एक अस्थाई सदन होता है और इसको 5 साल के लिए चुना जाता है
और 5 साल के बाद पर सरकार का कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है तो ये दोबारा से लोकसभा का गठन करने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। और ये भी होता है कि कई बार जब लोकसभा अपना अविश्वास खो देती है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, जबकि दूसरी ओर जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। इसको ना तो भंग किया जा सकता है और ना ही इसके कभी भी सारे सदस्य एक साथ रिटायर होते हैं, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य स्थान ग्रहण करते रहते हैं। इस प्रकार लोकसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है जो हमेशा बरकरार रहता है। दूसरा, लोकसभा जो है वो निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। तीसरा है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। अर्थात ये कि लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष वोट डालकर किया जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव उन सदस्यों के द्वारा किया जाता है जिनको लोकसभा या संसद के लिए मनोनीत किया जाता है और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य इनको चुनने में अहम भूमिका निभाते हैं। अंतिम है, अधिक शक्ति संपन्न। लोकसभा जो है वो अधिक से अधिक शक्ति संपन्न है, खासतौर से धन विधेयक के मामले में। और प्रधानमंत्री भी वही व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, जबकि राज्यसभा के पास अपेक्षाकृत कम ताकत है। कुछ मामलों में, जैसे वित्त मामलों में, हम देखते हैं कि राज्यसभा के पास लोकसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक को मानने की मजबूरी है। 14 दिन के अंदर यदि वह उसे स्वीकार नहीं कर लेती तो वह अपने आप राज्यसभा द्वारा पास किया हुआ मान लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम लोगों ने बात की कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 87 के बारे में, जिसमें हमने राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।